वो उठाए गए हैं और जैसा कि बजट में भी दिखाया गया है, कहा गया है और हम देख भी रहे हैं, हम भी ज्यादातर सफर जो है वो ट्रेन में करते हैं। आज बायो टॉयलेट की सुविधा जो है वो 100% कोच जो है उससे वो कवर हो चुके हैं। वो जो दुर्गंध की वजह से फैलने वाली बीमारियों से भी आज निजात मिल रही है और पटरियां भी साफ सुथरी दिखाई देती हैं, नजर आती हैं। ये कदम पहले भी उठाए जा सकते थे, लेकिन पहले की सरकारों को ये चिंता नहीं थी, उन्हें तो सिर्फ परिवार और पार्टी की ही चिंता जो है वो सताए रहती थी। इसलिए आज लोगों ने उन्हें अपने परिवार की चिंता करने के लिए बिठाया है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारी सुविधाएं जो हैं वो इस वंदे भारत ट्रेन में दी गई हैं और ये किसने सोचा था कि भाई 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन जो है वो चलेगी और वो सफर जो 8, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे का होता था, आज वो 6 घंटे में जो है वो कवर हो रहा है। मैं वंदे भारत की जो ट्रेन अगले साल 23 तक 75 ट्रेनें चलने का लक्ष्य जो है वो सरकार ने लिया है, उसकी सराहना करता हूं। इससे देश के नागरिकों को बहुत बड़ा जो है वो लाभ मिलेगा। महोदय, मैं कहना चाहता हूं इसके साथ साथ ही कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए भी रेलवे मंत्रालय ने बहुत अच्छे कदम जो हैं वो उठाए हैं और दिल्ली से जालंधर और जालंधर से जम्मू रेलवे पटरी का दोहरीकरण का काम लगभग पूरा हो चुका है। उसके साथ ही जम्मू जो रेलवे स्टेशन है उसे एक अच्छा और आधुनिक रेलवे स्टेशन बनाए जाने के लिए कार्य जो है वो प्रारंभ है और हमारा जो जम्मू रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म, वहां पर भी वो सारी सुविधाएं देने का प्रयास हो रहा है, यो एक अच्छे रेलवे स्टेशन में होती हैं। लेकिन महोदय, मैं आपके माध्यम से थोड़ी सी बातें अपने क्षेत्र के लिए भी कर लूं। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों रेलवे मंत्रालय के जो ऑफिसर हैं वो हमारे इस क्षेत्र में गए और जम्मू के निकट एक मनवाल रेलवे स्टेशन आता है, वहां पर जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही नीचे है। रेल गाड़ी में चढ़ने के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है और उस प्लेटफॉर्म को थोड़ा ऊंचा करने का प्रावधान था, लेकिन आज तक वो शुरू नहीं हो पाया है। मैं चाहता हूं कि वो भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और मनवाल रेलवे स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज बनाने की बात थी, उसका शायद इन्होंने टेंडर लगाया, अभी तक वो भी शुरू नहीं हो पाया। तो अप्रोच रोड जो है वो एक मनवाल स्टेशन के लिए जाती है। मैं प्रार्थना करूंगा रेलवे मंत्रालय से कि वो रोड जो है वो प्रदेश को ट्रांसफर की जाए, पीडब्ल्यूडी को ट्रांसफर कर दी जाए, ताकि हम प्रदेश के प्रशासन द्वारा उस रोड का जो निर्माण कार्य है उसे पूरा कर सकें। जिला सांबा के गुड़ा सलाथिया में बहुत बड़ा एक रेलवे फाटक है और उस फाटक पर रेल ओवर ब्रिज बनाने की जरूरत है और साथ ही जिला जम्मू के वजालता में डायमंड पब्लिक स्कूल के पास चक लारंगन में गांव में एक रेल ओवर ब्रिज बनाने का काम जो है वो बहुत जल्द शुरू होना चाहिए। इससे बड़ी दिक्कतें जो है वहां पर आ रही है। और जिला सांबा में कालीबड़ी सांबा में रेल ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य करना भी बहुत ही आवश्यक है। और मैं रेल मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि हेमकुंड जो एक्सप्रेस का मनवाल रेलवे स्टेशन पर ठहराव जो है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग जो आते हैं उन्हें या तो कटरा और फिर उधमपुर या फिर जम्मू आना पड़ता है। तो ये मनवाल रेलवे स्टेशन जो है वो एक ऐसा स्टेशन है जो 25 किलोमीटर के रेडियस किलोमीटर पर वो सब लोग जो हैं वो उस स्टेशन पर आ सकते हैं। महोदय, मैं ज्यादा ना कहते हुए ये जम्मू पुंछ रेलवे लाइन बिछाने का जो सर्वे था वो कंप्लीट हो चुका है। मैं चाहता हूं कि अब कोरोना महामारी से भी थोड़ी निजात मिली है,
तो उस पर भी विचार किया जाए कि जम्मू से पुंछ रेलवे लाइन बिछाने के लिए जो राशि है वो आवंटित जो है वो की जाए। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री A.M. आरिफ जी। Speaker sir, I stand here on behalf of CPIM on the demands for grants for railways as part of the Union Budget 2022-23. Sir, at the outset, I wish to register the strong protest on behalf of my party against the move by the Union government to privatize Indian Railways slowly in the name of modernizing it. Sir, we all know what happened to bids floated by the railways for running 109 private trains in 20 clusters in June last year. Sir, no private player offered any substantial revenue share to the railway, and eventually the entire bidding process has to be scrapped. When then the government is reportedly negotiating with the private players by offering them more incentives and with the aim of full privatizing the lifeline of our country. Sir, inefficiency has been used as a major weapon against the public sector by the proponents of privatization. Sir, it is not different in the case of railways also, sir. Without sufficient manpower, how efficiency could be achieved? Indian Railways is one of the major employers in the public sector, even in the world. But what is the plight now, sir? Last month, Honorable Minister for Railways informed Rajya Sabha that a total of 2,63,370 vacancies are remaining unfilled in railways. Sir, the unfilled vacancies are getting increased on a yearly basis. How can a firm function efficiently if about 15 to 20% of the workforce is absent? Sir, this government is purposefully not filling the vacancies and squeezing the existing employees to work for extra hours, affecting their efficiency, sir. This is what this government is doing with all the public sector undertakings, including the railways. First, it will not fill the vacancy and naturally the efficiency would be decreased. Then it would say that privatization is a panacea of the inefficiency and sell them to private players to throw away prices. Sir, COVID has come as a blessing is disguise for the railways to accelerate the anti-people policies. Without any discussion, the government withdrawn the concession for senior citizens. Always we are telling about the senior citizen. The concession for the senior citizen is withdrawn. Even after almost all express trains have resumed their services, it has not been reinstated. Then even after the repeated request on and off this floor, the railway have now resumed the services of hundreds of passenger trains, which were a respite for the common travellers for their daily communications. In my own constituency, at least 4 passenger trains having huge demand among daily commuters have not started their services. So coming to the development of the railway in Kerala, even now the doubling of railway line across the Kerala is dragging 4 years. No one knows when it could be completed. The proposal for the ROBs pending before the board, the projects already sanctioned, not yet started. The ROB's projects. So I request you to Honourable Minister to scrutinize this, why the projects are pending before the board. You may please given direction to the authorities to scrutinize these projects here. Even though the part of funds were sanctioned last year for doubling of Kayangulam-Ernakulam stretch via Alappuzha, no progress could be made till date, and remaining part is not yet sanctioned. It is pending before the body, sir. Sir, this government is showing a stepmotherly attitude towards Kerala in railway development by purposefully putting hurdles for the K-Rail Dream project envisioned for modern Kerala by the LDF government. Sir, our government in Kerala went ahead with the project only after getting in principle approval from the union government. But unfortunately, this government now taking stance against the K-Rail, succumbing the pressure from the Congress, BJP, Nexus and anti-people forces, which are up in arms to protect their interests. Sir, why the BJP and Congress are against the project?
because they clearly know that implementing such a project by the LDF government will shut their doors of power forever in the state. They don't want to give the credit for modernizing Kerala to the LDF government. Give me the protection. When Aburubai was speaking, they were they argued for the protection of that lady. But why don't you make it? You can speak your own time. They don't want to give the credit for modernizing Kerala to the LDF government, which has got the people mandate for the second time in the history of Kerala. I request the union government that at least now to rise above narrow political consideration and approve the Kerala project for the benefit not only Kerala but the entire country. I conclude. Thank you, sir. Sorry, sir. धन्यवाद सभापति जी। बहुत सारे क्योंकि लोग रेलवे बजट पे बोल चुके हैं, इसलिए मैं बहुत सारी फैक्ट फिगर में नहीं जाऊंगा। रेलवे मंत्री जी को जो मुद्दे की बात है वही दो चार मैं कहनी चाहूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। देखिए, आपका डॉक्यूमेंट पढ़ के मिनिस्टर साहब, रेलवे मिनिस्टर साहब, अपन कोई भी टारगेट अभी समय पे पूरा कर नहीं पा रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे गॉज कन्वर्शन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे कॉरिडोर हो, सब चीजें कहीं ना कहीं स्लो होती हैं, जहां टारगेट मिस करती हैं। आपका जो रेल प्लान है 2030 वाला, उसमें अभी जो आपकी रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि अभी अगले 2-3 साल में हमारा 2 लाख करोड़ का बजट का गैप हो रहा है। इंटरनल रेवेन्यू ग्रो नहीं कर रहा है रेलवे का, ड्यू टू वेरियस रीजन। मिनिस्टर साहब ज्यादा समझते होंगे। सेंट्रल बजट जो स्पोर्ट 14-15 तक मेजर सोर्स था रेलवे का, वो कम हुए जा रहा है, वो बढ़ नहीं रहा है। और आप लोग ज्यादातर एक्स्ट्रा बजटी, मतलब लोन लेना या प्राइवेटाइजेशन करना, उधर को जा रहे हैं। 68% of total internal revenue is going towards pension and salary. अपना पैसेंजर और फ्रेट दोनों चीजें डाउन हो रही हैं पहले से, ड्यू टू वेरियस रीजन। कोविड एक हो सकता, पर कोविड के पहले साल में भी कम था। फ्रेट रेट्स आपके कंपिटिटिव नहीं है। रोड में मोर देन 60% फ्रेट हो गया है, आप 20-25%, 27% पे रह गए हैं। और 22-23 में आपका पैसेंजर ट्रैफिक वुड बी द लोएस्ट इन वॉल्यूम in last 10-15 years. तो मैं कहना ये चाहता हूं कि आप, these are major issues and the honorable railway minister knows all these issues. ऐसा कुछ नहीं है कि मैं नई बात कह रहा हूं। अच्छा, उसके साथ आपने एक प्लान कर लिया कि नहीं 1.5 लाख करोड़ आपने प्राइवेटाइजेशन से या मोनेटाइजेशन ऑफ एसेट से लाना है। उसमें जो मैं समझ पाया हूं कि 90 पैसेंजर ट्रेन प्राइवेटाइज करोगे, 400 स्टेशन करोगे, बहुत सारी रेल लाइन प्राइवेटाइज करोगे। तो सर सभापति जी, रेलवे तो गरीब आदमी का, कॉमन मैन का जाने आने का साधन है। इसको क्या आप मंत्री जी आज बताना चाहोगे कि किसी चीज का भाव नहीं बढ़ेगा? पैसेंजर के गरीब आदमी चढ़ पाएगा कि नहीं चढ़ पाएगा? तो प्राइवेटाइजेशन में उतना ही बोलना चाहता हूं, बाकी मैं आपसे जरूर आपका रिप्लाई सुनूंगा कि आप प्राइवेटाइजेशन करें, लेकिन गरीब लोगों का जो साधन है ये आप महंगा नहीं करेंगे, इतना जरूर कहिए। और कई आप तो गोडाउन बेचे जा रहे हैं, रेलवे कॉलोनीज बेच रहे हैं, और कोंकण जो रेलवे बनी थी वो सारी 700-750 किलोमीटर वो बेच रहे हैं।
आई मीन बहुत ही कम्प्रिहेंसिव प्लान आपने बनाया है ये प्राइवेटाइजेशन का। अफसोस भी होता है कि भाई ये कौन सा रास्ता आपने ले लिया, बट चलो गवर्नमेंट जिसकी पावर होती है वो उसको। मैं मंत्री जी आपसे बेनती ये करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं सभापति साहब के माध्यम से कि साहब बहुत अच्छा होगा अगर आप अपने रिप्लाई में एक कम्प्रिहेंसिव रिवाइवल ऑफ रेलवेज का दीजिए और गरीब लोगों की ये ट्रांसपोर्ट रहेगी और बढ़िया प्लान बना के दीजिए कि फ्यूचर ये रहेगा इंडियन रेलवेज, प्राइवेटाइजेशन नहीं रहेगा। हम प्राइवेटाइजेशन बिल्कुल नहीं चाहते, पर अगर आपको करना है तो वो आश्वासन देना चाहिए कि फ्रेट और वो चीजें नहीं हो। ऑलरेडी फ्रेट रेट्स अपने कम्पिटेटिव नहीं है, अपना लॉजिस्टिक जो चेन रेलवे की है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड की नहीं है, एवरीबॉडी नोज, इसलिए लोग रोड पे जाए जा रहे हैं। ये सारे इश्यूज मैं आपके माध्यम से सभापति जी, मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। दूसरा 2-3 इश्यूज हैं जिसमें मैं पार्लियामेंट में बार बार बोल चुका हूं, मेरी कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज हैं। देखिए मैं बार बार कह चुका हूं 2-3 बार, और सभापति जी आप दोनों बार आप ही बैठे थे कि मैं फतेहगढ़ साहब का एमपी हूं। फतेहगढ़ साहब अमृतसर के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट सिखों का प्लेस है, जहां हमारे 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादों को औरंगजेब के जमाने में जिंदा चिन्ह दिया गया था। वहां 25, 26, 27 दिसंबर को अभी भी 50 लाख से 1 करोड़ आदमी 316-17 साल बाद भी आके श्रद्धांजलि देने आते हैं और रोते हैं वहां बैठ के, 3 दिन खाना नहीं बनता। मैं मंत्री जी आप बैठे हैं, आपको मिल चुका हूं, आपको चिट्ठियां लिख चुका हूं, प्रधानमंत्री जी को लिख चुका हूं कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है, इसकी रिलीजियस ट्रेन मत बंद करो, उसको मत डाइवर्ट करो। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो क्या हम एजिटेशन करें उस पर फिर, या मैं एज एमपी कोई और दूसरी बात करनी शुरू करूं कि आप हमारे इस माइनॉरिटी के साथ उस तरह की मैं बातें नहीं करना चाहता हूं। पर मैं अब बहुत ज्यादा मंत्री जी उस बात से बहुत ज्यादा, आपके ऑफिसर आपने मेरे से प्रॉमिस किया था कि नहीं सचखंड एक्सप्रेस किसी हालत में चालू होगी, मैं आपके ऑफिसर्स कह रहे कि किसी हालत में वो चालू नहीं हो सकती। आई एम फीलिंग हर्ट माननीय मंत्री जी, वो हमारे लिए जी जान है वो ट्रेन, क्योंकि वो नांदेड़ साहब जाती है अमृतसर से, हमारे इतने लोग जाते हैं और इतनी ट्रेनें आपने हमारी हेमकुंड साहब बंद कर दी। आपने तो हमारी इतनी ट्रेनें बंद कर दी है कि हमको तो समझ ही नहीं आता कि हम कहां जाएं। आपने हमारी देहरादून एक्सप्रेस डाइवर्ट कर दी, आपने हमारी बांद्रा वाली जो बॉम्बे वाली थी वो कर दी, हमारी जम्मू तो भी टाटा को जाने वाली थी वो कर दी। मतलब सारा कुछ ही सर, मतलब ये आपका प्लान होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, इट मे बी योर एफिशिएंसी प्लान, पर सर लोगों का रिलीजियस फीलिंग भी तो ध्यान में रखते हैं कि नहीं रखते। अपन जब रिलीजियस मेले होते हैं वहां स्पेशल ट्रेन चलाते हैं, इस रिलीजियस मेले के लिए क्यों सारी की सारी दूसरी ओर कर दी गई, ये मैं सवाल पूछना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि इसमें कोई कंस्ट्रक्टिव रेलवे मंत्री जी ऑर्डर दें और ऐसा ऑर्डर दें जिसकी कंप्लायंस हो जाए। पिछली बार भी आपने मुझे कहा था इट विल बी डन, वो अभी तक हुआ नहीं है। और दूसरी बात सर, मैं बार बार कहता रहा हूं, मैं एक छोटा सा, एक हमारी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी है रायकोट, वो बहुत बैकवर्ड है। पिछले 3 साल से कह रहा हूं कि साहब उसको एक 20-25 किलोमीटर की लाइन चाहिए, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी, मुल्लापुर टू बरनाला कर देंगे, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। सानेवाल हमारा इंडस्ट्रियल टाउन है सर, वो उसकी वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती है सर। सारा फोकल पॉइंट लुधियाना का इंडस्ट्री का सानेवाल है, कोई ट्रेन नहीं रुकती है वहां सानेवाल में। अच्छा, वहां मेरी कंस्टिट्यूएंसी में सर जो एशिया का सबसे बड़ा स्टील टाउन है मंडी गोविंदगढ़, वो है, आपने उसकी ट्रेनें सारी डाइवर्ट कर दी। एशिया की सबसे बड़ी ग्रेन मार्केट खन्ना है, उसकी ट्रेनें डाइवर्ट कर दी। तो सर क्या मतलब, मैं क्या बोलूं, मेरे को तो अपनी बात की समझ नहीं आ रही है कि क्यों नहीं किसी एमपी की अगर वो बात सीरियस कहता है, चिट्ठी लिख के देता है, बार बार मिलता है, उसका सोल्यूशन क्यों नहीं होता है। और मैं आज सभापति जी आपके माध्यम से उम्मीद करता हूं कि मेरा ये कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज और जो लार्जर इश्यूज मैंने रेज किए हैं उसमें माननीय मंत्री जी कोई
पॉजिटिव जवाब देंगे और मेरी कंस्टिट्यूएंसी के इश्यूज का भी कोई सोल्यूशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति। श्री चंद्रेश्वर प्रसाद जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। रेल मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर इस चर्चा में मैं अपनी पार्टी जदयू की तरफ से पूरा समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस बार रेल मंत्रालय को साल 2022 के लिए बजट में 1,40,367 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे रेलवे द्वारा की गई नई योजनाओं का संचालन बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा हो सकेगा। हालांकि और भी अगर बजट का आवंटन बढ़ा दिया जाता तो निश्चित रूप से और भी देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रेलवे का वो और बढ़ता। देश की आज़ादी के बाद यह एक ऐसा बजट है जिसमें रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर दिया गया है। एक दशक से भी कम समय में 24,000 किलोमीटर रेल मार्गों का विद्युतीकरण किया गया है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए केंद्र सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि रेलवे के लिए लाया गया यह बजट रेलवे को कई नई गति प्रदान करेगा और भारतीय रेल दुनिया की विकसित देशों के रेल की तरह तेज रफ्तार से दौड़ेगी। रेलवे ने इस नए बजट में विकास की एक नई रेखा खींची है और जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है वह भविष्य में सुखद यात्रा कराने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी और रेल मंत्री जी के कुशल कार्यशैली और प्रयास की प्रशंसा करता हूं। इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय मंत्री जी से कि बहुत सारे सांसद मंत्री जी के पास पत्र लिखते हैं, आग्रह करते हैं। हम एक आग्रह करेंगे कि अगर जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए जाते हैं या मांग की जाती है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग जो भी बात उठाते हैं क्षेत्र का वह बहुत अति आवश्यक होता है तभी उसको उठाते हैं। अध्यक्ष महोदय, बेरोजगारी और पिछड़ापन एक दूसरे से जुड़े हुए बिहार सहित इस देश के का पिछड़ा समाज, चाहे वह ओबीसी, एससी, एसटी हो, सभी को संविधान में सरकारी नौकरियों में रोजगार प्राप्त करने की गारंटी दी गई है। उन्हें रिजर्वेशन दिया गया ताकि उनका आर्थिक विकास व शैक्षणिक विकास हो। परंतु कुछ वर्षों से यह देखा जा रहा है कि साल दर साल नौकरियों की संख्या रेलवे सहित सभी मंत्रालयों में घटती जा रही है। इसका सबसे बुरा असर एससी, एसटी एवं ओबीसी के वर्ग पर पड़ रहा है। महोदय, रेलवे के वैकेंसी को भरा नहीं जा रहा है। अब वैकेंसी ही नहीं भरा जाएगा तो लोगों को नौकरी कैसे मिलेगी और पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन का लाभ कैसे प्राप्त हो, इसका हल आवश्यक है। अब मैं अपने क्षेत्र जहानाबाद बिहार से मैं आता हूं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ बातें रखना चाहता हूं। पटना से गया के बीच रेल लाइन के दोनों तरफ काफ़ी आबादी बसी हुई है और उन आबादी के लोगों को आने जाने का रेलवे पार करके दूसरा कोई रास्ता नहीं है। न कोई क्रॉसिंग है, न कोई अंडरपास है, न कोई गुमटी है, जिसके कारण आए दिन घटनाएं घटती रहती है। और उस कारण को देखते हुए रेलवे ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, उन सभी अनऑथराइज्ड क्रॉसिंगों को बंद कर दिया। लेकिन मेरा एक मूल प्रश्न है मंत्री जी से कि एक बहुत बड़ी आबादी पटना से गया तक जो बसा हुआ है उसको आने जाने का रास्ता तो सरकार को देना होगा, उसकी व्यवस्था तो सरकार ही को करनी होगी। फिर आखिर वो लोग कैसे आए जाएंगे? तो हम मांग करते हैं मंत्री जी से कि उसके लिए या तो अंडरपास या फ्लाईओवर का निर्माण कराएं, जिससे कि उस बड़ी आबादी का समस्या का समाधान हो सके। आए दिन धरना प्रदर्शन और तरह तरह की घटनाएं घटती रहती है। इसलिए मंत्री जी से हम आग्रह करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत। बहुत सारे अनऑथराइज्ड क्रॉसिंग था जो बंद कर दिया गया है, वह बहुत अच्छी बात है, बंद कर दिया गया है। इस बीच मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, रेलवे विभाग को रेल ओवरब्रिज अंडरपास निर्माण कर अन्य तरीके से ग्रामीणों के रेल लाइन इस पार या उस पार आने जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। जहानाबाद गया रूट पर कोरोना के कारण कोरोना काल में बहुत सारे स्टेशनों पर
ट्रेनों का आवागमन बंद कर दिया गया था। अब कोरोना खत्म हो गया है, कुछ ट्रेनें शुरू हुई है, लेकिन बहुत सारी ट्रेनें अभी भी बंद हैं। और हम यह जानते हैं अच्छी तरह से कि उन ट्रेनों से काफ़ी मजदूर क्लास के लोग पटना से गया आया जाया करते हैं और उनको काफ़ी कठिनाई हो रही है। इसलिए मंत्री जी से हम मांग करेंगे कि जो ट्रेनें बंद है उसको विलंब चालू करा दिया जाए, चूँकि लोकल ट्रेनें हैं। और इसके साथ ही एक चीज़ और हम मांग करते हैं कि उन ट्रेनों का किराया सुपर चार्ज के साथ बहुत ही ज़्यादा चार्ज लग रहा है किराया का, उसको अपने स्तर से ध्यान दे करके उस किराया को पहले के जैसा करा दिया जाए, जिससे कि लोगों को आर्थिक बोझ नहीं पड़े। महोदय, पटना गया जंक्शन से पटना जंक्शन के लिए भाया जहानाबाद होते हुए एक भी ट्रेन रात में नहीं चलती है। पहले चलती थी, लेकिन अभी गया से पटना के लिए रात में 9 बजे के बाद कोई ट्रेन नहीं है। तो हम आग्रह करेंगे कि एक ट्रेन जो पहले चलती थी उसको फिर से चालू करा दिया जाए। रात इसके साथ ही दानापुर रेल मंडल के अंतर्गत पटना गया रेल खंड पर टेहटा रेलवे स्टेशन बहुत ही व्यावसायिक स्टेशन है और बहुत सारे लोग वहां से व्यवसाय के लिए इधर से उधर आते जाते रहते हैं। वहां पहले पटना हटिया एक्सप्रेस का स्टॉपेज था और पलामू एक्सप्रेस का भी स्टॉपेज था। वो दोनों स्टॉपेज बंद कर दिया गया है। वहां हम मांग करते हैं मंत्री जी से कि उन दोनों जो स्टॉपेज को बंद किया गया है उसको आदेश दिया जाए कि अविलंब उसको चालू कर दिया जाए। हटिया पटना एक्सप्रेस, पलामू पटना एक्सप्रेस। इसके साथ ही गया जंक्शन से दोपहर को 12:30 बजे खुलने वाली एक ट्रेन खुलती है, लेकिन इसके अलावे हम लोग चाहते थे कि एक ट्रेन हावड़ा के लिए क्यूल होते हुए शेखपुरा क्यूल होते हुए गुजरती तो बहुत सारे लोगों को सुविधा बढ़ जाता। अगर मंत्री जी इस पर ध्यान दें तो बहुत अच्छा होगा। 2018 एक मिनट महोदय, 2018-19 में नालंदा को गया से जोड़ने के लिए 50 किलोमीटर लंबे इस्लामपुर से मानपुर तक रेल लाइन बिछाने का सर्वे किया गया था। उस पर हम मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि जल्द से जल्द उस पर काम शुरू करा दिया जाए। जहानाबाद से कोलकाता के बीच धनबाद से गंगा दामोदर एक्सप्रेस चलती है, उसको हम लोग मांग किया था कि कलकत्ता तक विस्तारित कर दिया जाए। जहानाबाद से दिल्ली के बीच सीधी रेल सेवा नहीं है, इसके लिए हम मांग किया था। महाबोधि एक्सप्रेस गया से खुलती है, उसको अगर जहानाबाद से खुलवा दिया जाए, रेक गया में रहेगा, मेंटेनेंस गया में होगा, लेकिन अगर जहानाबाद से खुलवा दिया जाए तो बहुत सारी सुविधा बढ़ जाएगी लोगों को। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए रेल बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष। श्री एन.के. प्रेमचंद्रन जी। Thank you very much, Mr. Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the discussion on the demand for grants for railways. Sir, you may be remembering that it was the prestigious session during times before NDA has come to power that we had a special discussion or a separate discussion for railway budget. And the budget was presented separately and a full-fledged discussion on the railway was there. But unfortunately, after BJP and NDA comes to power, assuming power, this railway discussion and the separate budget has been taken away. We have opposed at that time also, because it was since long, even from 1921 onwards, during the time of British India government, a separate privilege has been given or a separate significance has been given to the Indian Railway. That is why the railways development took place, and it is one of the major lifeline of our country which is being considered in such a way. Even then, after that, the Honorable Speaker has admitted to have a discussion on railway for full-day discussion, for which we are thankful to the Honorable Speaker for having a full-fledged discussion on the railway, demands for grants in respect of railway. Sir, it is an admitted fact that the Indian Railway is the lifeline of the nation and is the unique integrator of modern India with major role in its socio-economic development. And the Indian Railway is playing an important role in maintaining the unity and integrity of our country.
None of the organization in the country is doing this much of service for protecting and maintaining the integrity and also the fraternity of the people of our country without any caste, religion, language, state, and such an integral comprehensive commuter system is there in Indian Railway. And further, it is the nation's prestige and pride, so it should be, so my first suggestion is it should be kept intact in the public sector itself. The gradual privatization of the Indian Railway is not good for a country like India. Why? Because we are having more than 130 crores of population, and the major chunk of the population belongs to the middle and the poor sections of the society. They are mainly dependent in the commutation. Most of the people mainly depending for transportation, this railway sector. So the privatization of the railway has to be opposed with tooth and nail, and that has to be opposed. I urge upon the Honorable Railway Minister as well as the government, please withdraw from the steps so as to have the privatization of Indian Railway in an indirect way. Sir, after 2014, if you examine, gradual privatization of the Indian Railway is being taken place in a systematic and scientific way. So that has to be curtailed, and now it is seen that even the railway stations, what I fully agree, my railway station, Kollam railway station, is also there in the list of modernization in the international standard. Then first it has been given for the joint venture. Now the railway has taken a decision to do it by its own. That is the best thing to be done by the railway, because railway is the prestigious organization and it is one of the world best infrastructure organization of our country. Sir, Indian Railway is the third largest network in the world with more than 68,103 kilometers rail network. Sir, in 1853, see the history of Indian Railway. In 1853, it was a small runway of 34 kilometers from Bombay to Thane, and it has expanded to 68,103 kilometers of network. This is the best available mode of traffic for the common people in the country like India, having 136 crores of population. So, sir, that has to be, so once again I urge upon the government, please don't privatize such an organization which is helping the poor and marginalized sections of the society. Sir, coming to the budget estimate of 2022-23, that is the demands for grants pertaining to railway. So the demands for grants pertaining to Indian Railway is 2,45,800 crores of rupees for the financial year 22-23. I do appreciate the government that this is the maximum amount which has been provided by the government of India. That is 2,45,000 is one of the best amount which has been provided. Sir, this is the gross, what is the gross budgetary support is 1,37,300 crores of rupees. Sir, when I have come to the Lok Sabha in the year 1996, it was less than 25,000 crores. Now it has come to 1,37,300 crores. Sir, internal resources is 5,000 crore. External borrowing revenue or external borrowing amount is 1,01,500 crores of rupees. It is very interesting to note that. It is very, very interesting to note that the annual plan size of the railway is drastically increasing year by year. But go to the expenditure, see the expenditure. See, regarding the expenditure during the last 3 years, the budget estimate continuously being lowered at the revised estimate stage. So the budget estimate is 2 lakh or whatever it may be, it is good. But as far as the revised estimate, when it comes to the revised estimate, it is getting lowered. And when you examine the actual expenditure, it is not even meeting the reduced revised expenditure. That is a very interesting fact, because budget estimate is not being complied with and the revised estimate is lower than that of the budget estimate, and whether the actual expenditure is there on the reduced revised expenditure, that is also estimate, that is also not there. Sir, is it not the inefficiency of the Indian Railway? Is it not the incapability of Indian Railway in utilizing the allocated fund from the exchequer? Why the railway is not able to utilize the maximum utilization or the optimum utilization of the allocated amount? So that means it is the inefficiency and the incapability and incompetence
of Indian Railways administration for the time being, because of they are not even able to utilize the funds which have been allocated even during the time of COVID-19 pandemic. Government of India has given a special package for railway also, but that has not also been utilized according to the report of the standing committee which I have gone through. So the second point is regarding the inefficiency and competency of Indian Railway, or the capability of Indian Railway is another factor determining is operating ratio. So if you examine the operating ratio, Indian Railway for the last 3 years, 2018-19, the operating ratio was 97.29%. 2019-20 financial year, it was 98.36. Yes, 2020-21, it has come down to 97.45%. That means operating ratio means if you are earning 100 rupees, out of which 97.45 rupees will go for the operating expenses, means is in the inefficiency. This is also after modernization, after series of modernization. Sir, operating ratio is one of the major aspects by which efficacy of Indian Railway can be assessed. So the operating ratio has to be reduced. I urge upon the minister to observe strict fiscal discipline to bring down the operating ratio so that much efficiency can be accrued by means of that. And coming to the third point regarding the COVID-19 and its impact. Sir, I do appreciate the steps taken by the Indian Railway during the COVID-19 in meeting the disaster. I fully appreciate the railways work which has been done, but because the railway is barred from doing things by the Home Ministry, because the entire aspect will be managed by the guidelines, everything is being done by the Home Ministry. Only the railway can act only according to the directions or the guidelines of the Home Ministry, because the nodal ministry to, as far as the disaster management is concerned, is Home Ministry. So I fully appreciate the steps, but at the same time, I would like to oppose the way by which the railway exploited the poor passengers. All the trains have been converted to special trains, and all the benefits which were available to the passengers have been taken away. So what is the logical sense of making ordinary trains to special trains and imposing additional charge, and it is one way or another way exploiting the passengers? Even after COVID-19, still it is continuing. So I urge upon the government, I demand that immediately all the ordinary trains have to be restored and the special train status has to be stopped. Otherwise, it will be a looting the poor passengers of our country. And the fourth point is regarding the Silver Line project in the state of Kerala. Sir, we have met you personally. I appeal to the Honorable Minister and to the Government of India, please do not give sanction to the Silver Line project. It is disastrous to the state of Kerala. I will tell you, 2018 flood, 2019, 2020, now the state of Kerala has become an eco-fragile state. Sir, in that state, 490 kilometers of Silver Line project, how it is being constructed, 30 to 35 meters of width, and there are 30 feet of height, earth embankment. 55% out of the 490 kilometers of Silver Line project is earth embankment, means the state is being divided into two. Such a country, such a eco-fragile state, and the water is flowing, when the monsoon comes, the water is flowing from east to west. It is definitely adversely affecting the entire ecosystem of the state of Kerala. So please don't give permission to this system. This is having illicit interest. It is having ulterior intention is there, not with any common interest or the public interest. I fully support the government and the railway regarding your new proposals of 400, I forgot the name, Vande Mother trains. Why don't we examine it? Why the state government is not ready to, even for discussion for this Vande Bharat? Even at the time of the UDF government led by Sri Umman Chandi, at the time, there was a proposal to have a high-speed, semi-high-speed train. And why don't we examine that? Why don't we have parallel trains or new rail lines? They are not ready to discuss anything. Who is interested in traveling from Trivandrum to Kasaragod? Kasaragod is within 4 hours. Who is there interested in the money to be spent? And we are having how many airports we are having? Trivandrum, Kochi, Calicut,
Kannur, 4 international airports. We can have so many other mode of commutation. So in such a sense, what is the emergency and necessity of having 4 hours travel from Trivandrum or 6 hours travel from Trivandrum to Kasaragod? So as to what is the urgency, what is the necessity, and how many more than 20,000 families have to be evacuated, more than 50,000 buildings have to be destroyed. A state like Kerala, is it eco-friendly development? Is it sustainable development? So kindly, I urge upon the government, please look into the matter. Mere technical terms shall never be taken into account. All the social, environmental, economic aspects has to be taken into consideration before giving any sanction to this Silver Line project. That is the last point which I would like to make. And sir, regarding my constituency, I am not going to the constituency matter. So many issues are there. I will meet the minister in person and I will submit all these things. Sir, one thing I would like to make, that is one Kollam, my constituency from Punalur to Changota. One of the best terrain, one of the best environment friendly where tourism important significant area. And I was the first member in this house during the 16th Lok Sabha demanded for the Vistadam coaches. But Vistadam coaches have been constructed, but unfortunately that has not been allocated to my district, Kollam. It is between the Punalur and Changota. So kindly grant this Vistadom coaches in our sector also. And the Kollam railway station has been selected as a model railway station to be developed in the international mode. We fully appreciate and congratulate the Honorable Minister. And also regarding the appointment also, I want